नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झार, आप देख रहे हैं झारखंड लाइव और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई बड़ी खबरों को लेकर आया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर नियोजन नीति के विरोध में झारखंड बंद को लेकर है। 19 अप्रैल को नियोजन नीति के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से आज सुबह 6 बजे से ही शहर के विभिन्न इलाकों में बंद कराया गया। मोरहाबादी में बंद समर्थकों ने सब्जी मंडी और आसपास लगने वाली दुकानों को भी बंद कराया। बंद समर्थकों की ओर से किसी तरह का हंगामा न किया जाए, इसके लिए पुलिस भी मुस्तैद है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रामगढ़, बोकारो, रांची से सटे सिल्ली कई इलाकों में बंद को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्र में युवा जुट रहे हैं और लोगों से दुकानें बंद करने का आह्वान कर रहे हैं और इस बंद से आपात सेवाओं को मुक्त रखा गया है। आपको बता दूं, 3 दिनों से छात्र महा आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के पहले दिन मुख्यमंत्री आवास घेरने की कोशिश हुई, दूसरे दिन मशाल जुलूस निकाला गया, तीसरा दिन यानी आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। सड़क पर छात्र आज बंद कराने उतरे हैं। इसको लेकर राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छात्र संगठनों के बंद को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी 24 जिलों को अलर्ट किया है। कल से ही छात्र रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित कई इलाकों में घूम घूमकर लोगों से अपील कर रहे हैं छात्र कि वो झारखंड बंद का समर्थन करें। राज्य में 60-40 नियोजन नीति को वापस करने की मांग की जा रही है। छात्रों का कहना है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार की नियोजन नीति का असर है कि हमें अब तक रोजगार नहीं मिला है। यही वजह है कि हम झारखंड बंद कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपका साथ हमें मिलेगा। ऐसा कहते हुए कई युवा लोगों से अपनी समर्थन मांग रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे। आपको बता दूं, 60-40 की स्थानीय नियोजन नीति के खिलाफ इस झारखंड बंद का समर्थन कई आदिवासी संगठनों ने भी किया है। आदिवासी अधिकार रक्षा मंच के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा ने नैतिक समर्थन देने की घोषणा की है। मुंडा ने कहा कि हेमंत सरकार को 60-40 का स्थानीय नियोजन नीति वाला फॉर्मूला आदिवासी, मूल निवासी और झारखंड विरोधी है। स्थानीय नियोजन नीति राज्य के लिए होती है, फिर इसका बंटवारा क्यों। अगली खबर, रांची में 4 करोड़ का गांजा की छापेमारी की है। कस्टम विभाग ने मंगलवार को रांची टाटा मार्ग पर एक ट्रक से लगभग 10 क्विंटल गांजा जब्त किया है। बताया जा रहा है कि रांची में अब तक पकड़ा गया यह सबसे ज्यादा गांजा है। आरोपी गांजे को भूसे के बोरे में डालकर ले जा रहे थे, लेकिन इसी बीच रांची में कस्टम विभाग के अधिकारियों ने जांच की तो उसमें गांजा मिला। देर रात तक गांजे की तौल की जा रही थी। अनुमान है कि बरामद गांजा लगभग 10 क्विंटल या उससे भी ज्यादा हो सकता है। बाजार मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए आंकी जा सक रही है। ट्रक ले जा रहे ट्रक ड्राइवर गणेश चौधरी और खलासी आनंद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर्स ने पूछताछ में बताया कि उड़ीसा के संबलपुर में भूसे के बोरे में गांजा भरकर लोड किया गया था, जिसे बिहार के मोहनिया पहुंचाना था। हालांकि रास्ते में ही वो पकड़ा गया। ऐसे में कस्टम अधिकारी ओडिशा के उस तस्कर के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं जिसने गांजा लोड किया था। वहीं बिहार के तस्कर के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, जहां खेप पहुंचाना था। यह कार्रवाई कस्टम सुप्रिंटेंडेंट संचित प्रसाद के नेतृत्व में की गई है। गांजे से लदा ट्रक WB 23C4693 बंगाल के रास्ते पहुंच गया, लेकिन किसी भी चेक पोस्ट पर पुलिस नहीं पकड़ पाई। हालांकि गिरफ्तार ड्राइवर के अनुसार रास्ते में 3 जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने जांच की, लेकिन वह बच निकला। जांच के दौरान पुलिस द्वारा पूछे जाने पर भूसे का बोरा होने की बात कहकर वह बच निकला, जबकि 2 जगहों पर जवानों ने अपने हाथ से बोरे को छूकर देखा भी था, लेकिन वह बच निकला था और झारखंड में जाके पकड़ा गया। अगली खबर किसानों के प्रिजर्वेशन यूनिट में हुए बड़े घोटाले को लेकर है। जी हां, झारखंड में किसानों को अनाज और सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए दिए गए प्रिजर्वेशन यूनिट में बड़ा घोटाला हुआ है। बागवानी मिशन के अधिकारियों की मिलीभगत से आपूर्तिकर्ताओं ने किसानों को घटिया प्रिजर्वेशन यूनिट बांटकर करोड़ों रुपए का अनुदान राशि का गबन किया है। इसका खुलासा सरकार की जांच कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट में हुआ है। आपको बता दूं, संयुक्त निदेशक अजिश्वर प्रसाद सिंह ने गड़बड़ी की जांच की है। उन्होंने 10 अप्रैल को 517 पन्नों की अंतरिम रिपोर्ट कृषि विभाग के सचिव को सौंपी है, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि कई जिलों में किसानों को घटिया प्रिजर्वेशन यूनिट दी गई है। इसमें करोड़ों रुपए का गबन की आशंका है। रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। दरअसल मामला यह है कि बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को 2 लाख का एक प्रिजर्वेशन यूनिट देनी थी। किसानों को 2 लाख की प्रिजर्वेशन यूनिट देनी थी, जिसमें 1 लाख रुपए किसानों से लेना था, जबकि 1 लाख रुपए सरकार से अनुदान के तहत कंपनियों को मिलना था। लेकिन आपूर्तिकर्ताओं ने किसानों को 2 लाख की जगह 25,000 की घटिया प्रिजर्वेशन यूनिट बांट दी है। नतीजन ये हुआ है कि कुछ माह बाद ही यूनिट बेकार हो गई है। किसानों को यूनिट चलाने के लिए ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है।
झारखंड में यह योजना 2016-17 में शुरू हुई और वर्ष 2022 तक चली। इसका उद्देश्य किसानों द्वारा उपजाए गए मसाले, सब्जी और फलों को संरक्षित रखने के लिए प्रिजर्वेशन इकाई देना था। यह योजना रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा और खूंटी जिले में चलाई गई। सिर्फ बोकारो में पिछले 3 सालों में 74 किसानों को प्रिजर्वेशन यूनिट दी गई है। घटिया यूनिट की सप्लाई का असर यह हुआ है कि सरकार ने 18 करोड़ रुपए अनुदान देने में खर्च हो गए हैं और यूनिट भी कंडम हो गई है, खराब हो गई है, स्थिति बहुत खराब है। योजना से जुड़े खूंटी के किसान राम मनोहर ने कहा कि उन्होंने प्रिजर्वेशन यूनिट के लिए मदद नहीं मांगी, फिर भी उपकरण घर पहुंचा दिया गया। बाद में पता चला कि यह प्रिजर्वेशन यूनिट है। फिलहाल यह उपकरण कपड़े सुखाने में काम आ रहा है। यूनिट की ट्रेनिंग और उपयोगिता के लिए भी किसी ने अब तक संपर्क नहीं किया है। वहीं इस मामले में जांचकर्ता संयुक्त निदेशक कृषि अभियंत्र अजेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में विभागीय सचिव को सौंप दी है। रिपोर्ट के संबंध में कोई भी जानकारी विभागीय सचिव ही दे सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट भी जल्द ही सौंप दी जाएगी। अगली खबर स्कूलों में 11वीं में एडमिशन कोटा को लेकर है। कॉलेजों में इस साल से इंटर एडमिशन बंद हो रहे हैं। ऐसे में वहां हर साल एडमिशन लेने वाले करीब 10,400 बच्चे अब 11वीं में +2 स्कूलों और इंटर कॉलेजों की तरफ जाएंगे। लेकिन जिले के मौजूदा स्कूलों में इतने बच्चों को बैठाने की जगह नहीं है। ज्यादातर +2 स्कूलों में पहले से ही क्षमता से अधिक बच्चे हैं, जो अन्य में एडमिशन होने पर बच्चों के लिए जगह नहीं बनेगी। अभी जिले के 52 स्कूलों, +2 स्कूलों में और इंटर कॉलेजों में 11वीं दाखिल होते हैं। इनमें से 39 में जैक ने इस सत्र से कला, वाणिज्य व विज्ञान में 1-1 हजार बच्चों के दाखिले का कोटा तय किया है। ऐसे में स्कूलों में मंगलवार को पता चला कि वहां कोटा के अनुसार दाखिले के अनुसार स्कूलों में आधे बच्चे को एक साथ बैठना संभव नहीं होगा। 7 स्कूल ऐसे मिले जहां पहले से नामांकित बच्चों के लिए ही जगह नहीं है। औसतन 50 से 80% बच्चे आते हैं और किसी भी तरह कक्षाओं में बैठ जाते हैं। डीओ बिंद रजवार पूछने पर कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो धीरे धीरे ही बढ़ेगा, लेकिन क्या इतने एडमिशन के बाद भी वो सीट वहां बैठने पे संभव हो पाएगा। अगली खबर धनबाद में इको टूरिज्म विकसित करने की तैयारियों को लेकर है। जी हां, धनबाद में इको टूरिज्म विकसित करने की दिशा में प्रयास तेज कर दिया गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग मिलकर ऐसे इको टूरिज्म सेंटर को विकसित करने में लगे हैं जहां लोग खुद को प्रकृति के बेहद नजदीक पा सकेंगे। वे प्रकृति सौंदर्य का भरपूर आनंद उठा सकेंगे और पर्यावरण, जंगल व पेड़ों का महत्व समझ सकें। धनबाद में टुंडी, तोपांचीच, मैथन और पंचेत में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। इसमें कड़ी में टुंडी को जंगलों के वॉच टावर बनाने की योजना है। इसके जरिए पर्यटक जंगल के बीच ऊंचाई से हरियाली और वन्य जीवों का भी देख सकेंगे। और टुंडी के जंगलों में साल के हाथियों का दल भी महीनों तक निवास करता है, तो हाथी साहेबगंज, जामताड़ा और गिरिडीह होते हुए धनबाद के टुंडी और तपचौची के पहाड़ी इलाके में आते जाते रहते, तो उनका भी देखकर उनका लुत्फ ले सकेंगे। उन्हें प्राकृतिक वातावरण में करीब से देखना पर्यटकों के लिए सुनिश्चित रूप से बेहद रोमांचक होगा। इसे ही ध्यान में रखकर ही टुंडी के जंगलों में वॉच टावर बनाने की पहल की जा रही है। इसके बाद तोपचांची और अन्य इलाकों में भी जंगलों के बीच और पहाड़ियों के निकट 5 वॉच टावर बनाए जाएंगे। मैथन और पंचेत डैम में भी इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का कार्य चल रहा है। इसके तहत मैथन डैम में सबसे पहले पर्यटकों के लिए बोटिंग की शुरुआत की जाएगी। जिला प्रशासन और वन विभाग का प्रयास है कि अगले 6 महीने में मैथन डैम में बैटिंग की शुरुआत यानी कि बोटिंग की शुरुआत कर दी जाए। इसके बाद यहाँ पर्यटकों के लिए और भी कई चीजों की शुरुआत की जाएगी। वहीं पर्यटन विभाग के साथ खेल विभाग मैथन डैम में एडवेंचर स्पोर्ट्स विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहा है। तोपचांची झील को भी इको टूरिज्म को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। यहाँ चारों तरफ फैली पहाड़ियों और उनके बीच झील मनोरम छटा बिखेरती है। पर्यटक झील और पहाड़ियों को करीब से आनंद उठा सकेंगे। इसके लिए यहाँ इको टूरिज्म संबंधी विकास भी कार्य किए जाएंगे। इस संदर्भ में धनबाद डीएफओ विकास पालीवाल कहा कि धनबाद में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार को भी इको टूरिज्म पर खास फोकस है। टुंडी के जंगलों में वॉच टावर बनाने की योजना से इसमें पर्यटक हाथी समेत दूसरे वन्य जीवों को देख पाएंगे। अगली खबर मिजिल्स रूबेला के टीकों को लेकर है। सरकार द्वारा मिजिल्स रूबेला को 2023 तक खत्म करने का लक्ष्य है। इसके लिए 3 साल पहले विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया था, पर लापरवाही हुई थी उसमें। नतीजा यह हुआ कि जिले के कई प्रखंडों में मिजिल्स का आउटब्रेक हुआ। इसी बीच 3 बच्चों की मौत भी हो गई। इसके बाद हुए विभागीय सर्वे में देश भर में मिजिल्स के मामले में झारखंड का गिरिडीह जिला पहले तो धनबाद तीसरे स्थान पर पाया गया। ऐसे में एक बार फिर से मिजिल्स और रूबेला के खात्मे के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। धनबाद में 12 अप्रैल से टीकाकरण शुरू हुआ है, लेकिन इसकी गति काफी धीमी है। यहाँ 9 महीने से 15 वर्ष तक कुल 8,13,403 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार तक 1,01,444 यानी महज 13% को ही टीका लग सका है।
वहीं सबसे अधिक प्रभावित गिरिडीह जिले में 82% और पड़ोसी जिले जामताड़ा में 56% बच्चों को टीका लगा चुका है। वहीं गिरिडीह में 82% के अलावा जामताड़ा में 56%, धनबाद में 13% टीका लग चुका है। इसके अलावा बोकारो, देवघर, दुमका व संथालपुरा के कई जिलों में भी यह अभियान चल रहा है। आपको बता दूं, मिजिल्स रूबेला जानलेवा है, टीका ही सबसे इसके बचाव का एकमात्र जरिया है। जी हां, धनबाद में WHO के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमित कुमार तिवारी ने कहा कि 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाना जरूरी है। मिजिल्स व रूबेला का संक्रमण जानलेवा हो सकता है और बचाव का उपाय सिर्फ टीका है। यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है और इसको लेकर कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो बच्चे पहले MR वैक्सीन ले चुके हैं उन्हें भी फिर से जरूर लेना चाहिए। वहीं धनबाद सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने कहा कि विभाग अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहा है कि MR टीकाकरण का 100% लक्ष्य प्राप्त करें। स्कूलों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वैक्सीनेशन धीमा है। टीकाकरण में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूल से लगातार संपर्क कर टीकाकरण की व्यवस्था की जा रही है। अगली खबर हाईकोर्ट की सुनवाइयों को लेकर है। रांची के जल स्रोतों के अतिक्रमण एवं रांची शहर की बड़ा तालाब की साफ सफाई को लेकर दाखिल विभिन्न जनहित याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ध्यान रहे कि गर्मी में राजधानी रांची में लोगों को पेयजल की समस्या न हो। कोर्ट ने कहा कि राजधानी के जल स्रोतों जैसे कांके डैम, हटिया डैम और गेतलसूद डैम के अलावा बड़ा तालाब के आसपास किसी तरह का अतिक्रमण न हो। इन जल स्रोतों की साफ सफाई लगातार कराई जाए। यह भी कहा कि रांची के जल स्रोतों में किसी तरह के सॉलिड और लिक्विड कचरा न गिराया जाए। इसके साथ ही अवैध खनन के मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई हुई। पलामू, गढ़वा और लातेहार के अवैध माइनिंग से संबंधित मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई में हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पलामू, गढ़वा और लातेहार DC को निर्देश दिया कि मामले में गठित स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट आने तक 3 जिलों में अवैध खनन एवं उसके परिवहन पर रोक लगाया जाए। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में स्पेशल कमेटी गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता CID के IG कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और यूं ही झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।